देखो आज का पहला सवाल है, वह एक कर्नाटक दिग्गज गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था। वह कौन थी? तो इनमें से हमें बताना आशा भोसले, लता मंगेशकर, मधुरे सन्मुख, सुब्बुलक्ष्मी या बेगम अख्तर। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ये थी। ये कर्नाटक संगीत की गायिका भी हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का नीचे एनालिसिस दिया गया है डिटेल में, देखो उसको ध्यान से देखते हैं। देखो जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो मधुरे सन्मुख सुब्बुलक्ष्मी हैं, इनके बारे में जो है डिटेल में दिया गया है। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित करा गया? 1998 में। और ये पहली महिला गायिका है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अगर तुमसे कहा जाए एम एस सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से, ठीक है जी। और इसके ये कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। और 1974 में इसको क्या मिला है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला गायिका है। और 1966 में से यूएन में इसने प्रदर्शन किया है, जिससे संबंधित अभी क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया भी है, तो इसकी डेट पूछी जा सकती है। इन्होंने यूएन में कब अपना प्रदर्शन दिखाया है? तो कब? 1966 में। तो 3 पॉइंट याद रखना। तो 3 पॉइंट इसके ये हैं, इनको भारत रत्न भी मिला, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, और यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न कब मिला? 1998 में। और किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला गायिका, ये इन्हें कब मिला पुरस्कार? 1974 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। 1966 में इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया। अच्छा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भारत रत्न इनको कब मिला? 2001 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को। अच्छा, इसमें कर्नाटक संगीत के बारे में देखो, थोड़ी डिटेल देख लो। कर्नाटक संगीत से संबंधित जो है सुब्बुलक्ष्मी है। तो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? तो त्रिमूर्ति त्यागराज हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं, और श्याम शास्त्री जी हैं। ये कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते हैं। इस क्वेश्चन के ज़्यादातर चांस आने के हैं आपके एनटीपीसी में, रेलवे में। अच्छा, जो त्यागराज हैं, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? पंचरत्न कृति। और श्याम शास्त्री, ये स्वर जाति संगीत शैली का इन्हें श्रेय दिया जाता है। और इनकी एक रचना है नवरत्न मल्लिका। नवरत्न मल्लिका जो देवी मीनाक्षी की प्रशंसा में इन्होंने लिखी है। अच्छा, एक और है कर्नाटक संगीत के पितामह। कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? पुरंदरदास। कौन है? पुरंदरदास। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो NBPW, जिसे लोहा युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में माना जाता है, इसका पूर्ण रूप बताना हमको, ठीक है। NBPW का पूर्ण रूप। देखो जो NBP है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ब्लैक पॉलिश युक्त मृतभान, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश बेसल, जिसका मतलब है उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृतभान। अच्छा, इस क्वेश्चन की अब देखो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो हमारा NBPW है, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृतभान, यानी कि दूसरे का डी है हमारा, ठीक है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा युग के मिट्टी के बर्तनों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी होती थी। जो उपमहाद्वीप था हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप, प्राचीन भारत में, ये उस टाइम लोहा युग के जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उन
उनकी एक महत्वपूर्ण श्रेणी में आते थे ये बर्तन। एक प्रकार का ये बर्तन टाइप था, ठीक है। जो NBPW है, एक टाइप का बर्तन प्रकार का था जो हम अपने जैसे आजकल घरों में यूज करते हैं, मृत भांड। अच्छा, फुल फॉर्म देख लो इसकी, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बार, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बार जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृत भांड। अच्छा, लोहा युग, लोहा युग कांस्य युग के बाद की अवधि है जो लोहा के व्यापक उपयोग से वो चिन्हित है। भारत में लोहा युग लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का समाधान किया गया था? तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसका आर्थिक समाधान क्या था इसमें, मतलब जो आर्थिक चुनौती जो दी थी उसका समाधान हमने क्या किया था? तो ये युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, इसमें हमारा चुनौती आई थी। देखो, इसमें पूछना चाह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का समाधान किया गया था? तो किसका समाधान किया गया था? इस टाइम हमारा चीन और पाकिस्तान ने युद्ध करा था, भारत पर आक्रमण करा था, ठीक है। और हमारे जो भारत में उस टाइम कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमारे जो दिन प्रतिदिन वाले संसाधन यूज करने वाले हैं उनकी कमी हो रही थी, तो उनको आवंटन करने के इन चुनौतियों को हमने भुगता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसका अच्छा, पंचवर्षीय योजना जो मोस्ट हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? रूस से। और पहली जो शुरू हुई थी वो 1951, 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। और इसका टाइम जो था वो 1951 से 1956, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में, और इसका अगर टाइम पूछता है तो 1951 से 1956 के दौरान ये रही है, ठीक है। अच्छा, मॉडल कौन सा था? हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसमें दी गई थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इस परियोजना में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें नदी घाटी परियोजना ही बनी है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक। अगर तुमसे कहा जाए भाखड़ा नागल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनी है? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसी के दौरान शुरू हुआ था 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में। अगर 1952 में शुरू हुआ है तो वो पंचवर्षीय योजना ही पूछ सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 1952 के दौरान? पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर पहला पंचवर्षीय योजना भी में भी आधार पर भी दे सकता है और टाइम भी पूछ सकता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और अगर तुमसे कहा जाए भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? PC महालनोबिस को। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में रही है, ठीक है। ये मॉडल पर किस पर आधारित थी? PC महालनोबिस मॉडल, PC महालनोबिस मॉडल। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। लेकिन प्राथमिकता किसको दी गई है? प्राथमिकता दी गई है भारी उद्योग व खनिजों को, उच्च प्राथमिकता। यानी कि इस पर जो ध्यान दिया गया था इस योजना में, वो उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। अच्छा, कहाँ थे भाई? दूसरी में, हाँ। तो अब देखो इसमें भारी उद्योग व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी, और जिसे कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये खनिज उद्योग ही थे, लोहा इस्पात उद्योग। तो दुर्गापुर जो है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और राउरकेला उड़ीसा में। लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये जो इस्पात उद्योग हैं ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए हैं?
या फिर किस देश की सहायता से बनाए गए हैं? ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है अब। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला जो है वो इंग्लैंड की सहायता से, यानी कि ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, जो सोवियत संघ की सहायता से, यूएसएसआर की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया था, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। कौन से मॉडल है? पीसी महालनोबिस है, ठीक। और इसमें जो है जैसे हमारे उद्योग हैं दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर किस में, किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से। और भिलाई सोवियत संघ की सहायता से। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ठीक है। सोवियत संघ की जगह हमारा यूएस से, वो सॉरी वो आ सकता है, क्या बोलते हैं, रूस। तृतीय पंचवर्षीय योजना, अब देखते हैं हम तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखो इसका काम कार्यकाल क्या रहा तृतीय पंचवर्षीय योजना का? तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है 1961 से 1966, ठीक है। अच्छा, ये मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है, और इसी में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। देखो राउरकेला यानी कि जो हमने ऊपर पढ़े हैं वे अलग हैं, लेकिन ये याद रखना जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। किसकी सहायता से? सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से। और इस योजना का जो असफलता का कारण, अच्छा ये असफल रही थी योजना, क्या रही थी? ये असफल रही थी। और असफलता का कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था। यह भी इसी से संबंधित हमारा ऊपर क्वेश्चन था तीसरी पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। तो हमने इन्हीं चुनौतियों को निपटा था उस टाइम, अपने टाइम, ये जब युद्ध हुआ था। कौन सी योजना के द्वारा हुआ था? तीसरी, ठीक। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। और क्या पड़ा था उस टाइम? सूखा भी पड़ा था, ठीक। अच्छा, इसमें हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन छठी में हुआ था। अच्छा, गरीबी उन्मूलन पर जो ध्यान दिया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी में। और बीजेपी ने पांचवी योजना को समय से ही पहले क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, ठीक। उस टाइम क्या हुआ था? कांग्रेस से बीजेपी आई थी तो जो पांचवी योजना थी पंचवर्षीय, उसको पहले ही टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया था बीजेपी ने, 1 साल पहले, यानी कि वो लगभग 4 साल चली थी। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? जो भारत सरकार अधिनियम बना था 1919, इसके आधार बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन कौन थे? तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो एवं एडविन मॉन्टेग्यू। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन एंड एडविन मॉन्टेग्यू। और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेग्यू। और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अच्छा, हम 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अच्छा, इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो चौथे का तो ए हमारा ये लिखा हुआ है, 5वें का डी है जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है। अच्छा, 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका उपनाम भी है इस अधिनियम का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, इस टाइम वायसराय कौन थे? जब 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, इस टाइम वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। कौन थे? चैम्सफोर्ड। ये 1916 से 1921 तक रहे थे।
अच्छा, राज्य सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। ये 1917 से 1922 तक रहे थे। तो इन्हीं के नाम पर ये सुधार पड़े थे हमारे उस टाइम, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार, इसका नाम रखा गया था। ठीक। अच्छा, इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे कौन कौन सी है वे देख लेते हैं। जो 1919 का अधिनियम है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वे कौन कौन सी हैं। अच्छा, केंद्र में द्विशासन विधायिका की स्थापना हो गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। अच्छा, प्रथम जो थी इसमें राज्य परिषद थी और द्वितीय जो थी वो केंद्रीय विधानसभा थी, जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है। प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। क्या करा गया? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों को द्वैत शासन के जनक जो हैं वो लियोनेस कार्टियस थे। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनेस कार्टियस। कौन है? लियोनेस कार्टियस। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा 1935 का एक्ट था, इसके द्वारा जो हमने ये द्वैत शासन प्रणाली चलाई थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। और इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया था। जो 1919 का अधिनियम आया था, इसके द्वारा जो प्रांतीय विषय थे हमारे, उनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय है उस पर जो अधिकार था वो ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार था। ठीक है, इस पर जो नियम बनाने का अधिकार था वो किसको था? ब्रिटिश अधिकारियों को। और हस्तांतरित विषय जो थे, इन पर शासन या विधि बनाने का जो कार्य था वो भारतीय शासन भारतीय मंत्री द्वारा होता था। अब देखो अगला पॉइंट है इसका, इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया था। यूपीएससी का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं भूलना बिल्कुल भी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते, ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछाता है। और जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, प्रांतों में द्विसदनात्मक विषयों का विधायकों का जो स्थापना हुई थी, ये वाला। ठीक है, और द्वैत शासन का प्रवर्तन इसमें भी किया गया। ठीक, ये नहीं भूलना। और अच्छा, द्वैत शासन का जो अंत करा गया वो कौन से एक्ट के द्वारा करा गया था? 1965 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट भी नहीं भूलना इसमें, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला है इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अच्छा, जो मॉन्टेग्यू सुधार भारत में आया था, इससे पहले क्या था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था भारत में। तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। देखो ये वाला पॉइंट क्या है? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। ठीक, इन दोनों पॉइंट को रिलेट करके चलो। देखो ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक तो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक, और एक है, अभी मैंने तुमको बताया था कि द्वैत शासन का अंत भी करा गया था 1935 के दौरान, लेकिन वो कौन सा द्वैत शासन था? प्रांतों में द्वैत शासन जो था। ठीक है देखो जो ये वाला प्रांतों में द्वैत शासन था, इसका प्रवर्तन जो हुआ था प्रांतों में, अगर तुमसे कहा जाए प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना या शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। जो प्रांतों में द्वैत शासन था, इसको जो अंत करा गया, इसका जो समाप्त करा गया वो 1935 के द्वारा करा गया, और एक द्वैत शासन चलाया गया केंद्रों में। अब प्रांतों में ना होकर कहाँ पर चलाया गया? केंद्रों में। ठीक है, तो प्रांतों वाला पूछे तो 1919 का। इसको समाप्त कब करा गया प्रांतों वाले को? 35 के द्वारा। और इसके द्वारा चालू कौन सा करा गया? केंद्र में। ठीक है, तो प्रांतों में और केंद्रों में अंतर है, बस ये पॉइंट याद रखना। प्रांतों वाला 1919 में है और केंद्र वाला 1935 में है। अब छठा क्वेश्चन, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव
वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है। कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो कहाँ पर किए जाते हैं? देखो ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा है? बी, तमिलनाडु। ठीक है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं। एक वार्षिक नृत्य महोत्सव होता है जिसमें हमारे ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली, इनका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है वार्षिक महोत्सव मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव? तो किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। और इस महोत्सव में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली सहित विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। कौन से महीने में? दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआत में इस नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेलों बीजिंग 1990 में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन देख लो इसके। ऑप्शन ए है क्वेस, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल। ठीक, ऑप्शन क्वेस, कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 4 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन है हमारा बी, यानी कि कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी। तो निम्नलिखित में से जो खेल हैं इनमें से जो कबड्डी है ये 11वें एशियाई खेलों बीजिंग 1990 में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया था। ठीक। अच्छा, एशियाई खेल ये पहली बार कब हुए? पहली बार कब हुए? एशियाई खेल पहली बार 1951 में कहाँ पर हुए? दिल्ली में आयोजन हुआ। ठीक है, और कबड्डी को 1990 में बीजिंग में आयोजित 11वें एशियाई खेलों में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया। यानी कुल मिलाकर कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल करा गया अनुशासन रूप से? तो ये करा गया 1990 में। और कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में हुए थे। अच्छा, करंट से संबंधित क्वेश्चन देख लो इसमें। 19वें एशियाई खेल 2023 में हुए। ठीक है, 19वां जो एशियाई खेल हुआ 2023 में, ये कहाँ पर हुए? चीन के होंगझाओ में। कहाँ पर हुए? चीन के होंगझाओ में। अच्छा, शुभंकर क्या था जो एशियाई खेल 2023 में 19वें नंबर के थे? इसका शुभंकर था चेन, कॉन्ग, लियन। और प्रथम स्थान किसका रहा है इसमें? चीन का। कितने पदक? स्वर्ण पदक 201। दूसरा स्थान जापान का, तीसरा साउथ कोरिया का। ठीक है, और भारत का चौथा स्थान रहा है। ठीक है, और कितने पदक? 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत, 41 कांस्य। तो याद रखना 2023 में जो एशियाई गेम्स हुए थे वे कौन से क्रम के थे? 19वें क्रम के। ठीक है, क्रम भी पूछ लिया था। आयोजन होंगझाओ चीन में, शुभंकर चेन, कॉन्ग, लियोन। ठीक है, और प्रथम स्थान चीन का, दूसरा जापान का, भारत का कौन सा